हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार और जबरदस्त होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ वो 5 सवाल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनके क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स के सहित आपको टेलीग्राम नीट अड्डा 247 चैनल पर मिल जाएगा। कल की PDF भी आपको आज ही मिलेंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इट इज़ अ neetadda247.com मतलब वो, ठीक है, .com मतलब टेलीग्राम का चैनल। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, दैट इज अ ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए बेटा। अब इससे और साथ साथ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ड्रॉ द एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि आपका जो ओवरी होता है ये आपका प्राइमरी जो है सेक्स ऑर्गन है, साथ ही साथ ये ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है बिकॉज ये 2 प्रकार के हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वगैरह निकालता है। ठीक है, फिर होता है फिम्बरी। फिम्बरी क्या करता है? स्वाइप करता है ओवरी के ऊपर ताकि वो ओवा को कलेक्ट कर सके। ओवा को कलेक्ट करके वो कहाँ कैच करके भेजता है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला। एम्पुला इज द रीजन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आता है इस्थमत। इट इज द नैरो पोर्शन बिटवीन द एम्पुला एंड द यूटरस। फिर यूटेराइन फंडस जो आपको ऐसा दिख रहा है उठा हुआ है रीजन। फिर इन्वर्टेड पेयर शेप की होती है आपकी यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर हैं, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम और अंदर वाली को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो आपकी मंथली शेडिंग होती है वो एंडोमेट्रियल लेयर की होती है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में मायोमेट्रियम का सबसे बड़ा रोल होता है, पेरीमेट्रियम प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद होती है सर्विक्स। सर्विक्स के बाद होती है वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना जो होते हैं ये बेसिकली क्या बनाते हैं आपका? ये बनाते हैं आपकी बर्थ कैनाल। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना क्या बनाते हैं बेटा? सर्विक्स और वेजाइना बनाते हैं आपका बर्थ कैनाल। ठीक है, तो सर्विक्स और वेजाइना क्या बनाते हैं? आपका बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये बनाने के लिए भी आ सकता है, साथ में इसमें मिसिंग पार्ट भी पूछा जा सकता है। मान लो कोई पार्ट मिस कर दिया उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो है अरेंज द हार्मोन HCG LH FSH। एक्चुअली ये 2 पार्ट्स में है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ये सिंगल क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, पर ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। अरेंज द हार्मोन HCG LH FSH एंड रिलैक्सिन इन सीक्वेंस टू देयर सीक्रेशन इन द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन कैसे कैसे निकलता है? तो सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है वो आपको अच्छे से पता है कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट में आता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट के बाद साथ ही साथ इनके FSH के बाद क्या निकलता है? LH। LH का 2 रोल होता है फॉलिकल के डेवलपमेंट में, और मेनली क्या होता है? मेनली LH का काम क्या होता है? ओव्यूलेशन करवाना। ठीक है, मेनली LH का रोल किस में है? ओव्यूलेशन करवाना। उसके बाद कौन सा हार्मोन होता है? LH FSH। उसके बाद होता है आपका HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। बेसिकली जब ओव्यूलेशन हो जाता है, आफ्टर ओव्यूलेशन एक चीज बनती है, द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ओवरी जहाँ से ओव्यूलेशन हुआ है उसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये क्या निकालता है बेटा? ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन रहेगी। ठीक है, पर इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कौन होता है भैया? आपका होता है HCG। कौन होता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये आपके एम्ब्रियो के आउटर लेयर से निकलने वाला हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, व्हिच मेंटेन्स द कार्पस ल्यूटियम फॉर द रिलीज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है कि ये 2 से 3 महीने के बाद खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगता है, तो अब कार्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है, तो HCG का लेवल कम हो जाता है। HCG का ब्लड और यूरिन में पाया जाना ये बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? HCG का डिटेक्शन टेस्ट क्या कहलाता है? HCG का डिटेक्शन एक टेस्ट होता है, इसे आप कहते हैं ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ठीक है, ये आई थिंक आपके NCERT में नहीं दिया हुआ जब तक। ये होता है ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ठीक है, या इसको ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रेविडेक्स। ग्रेविडेक्स टेस्ट जो होता है ये बताता है कि आप ह्यूमन जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। HCG के बाद जो है 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, और 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद क्या निकलता है? रिलैक्सिन निकलता है। रिलैक्सिन क्या करता है? ये सर्विक्स को डायलेट करता है। सर्विक्स को क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। और जो आपकी पेल्विक बोन्स होती है जहाँ से वो जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसे रिलैक्स करता है जिससे बच्चे की डिलीवरी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं सारा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो, है ना, ये देखो
अब इसके रोल आपको बताए हैं मैंने, देखो ये पूरे रोल है। एफएसएच का रोल क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये ओव्यूलेशन से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ओव्यूलेशन कराने में मदद करता है। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ठीक है। मेनली ये प्लेसेंटा, देखो सबसे पहले ये कहाँ से निकलता है, एचसीजी प्लेसेंटा से भी निकल सकता है और एचसीजी आपके कोरियन से भी निकल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियन से निकलने वाला हार्मोन है। एक्चुअली कोरियन ही प्लेसेंटा बनाती है, कोरियोनिक जो लेयर होती है एम्ब्रियो की वही प्लेसेंटा बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट स्टिमुलेट द कार्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दैट इज इट। उसके बाद होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन सिक्रीटेड बाय द ओवरी एंड द प्लेसेंटा। इट हेल्प्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ बाय द रिलैक्सिंग पेल्विक मसल्स, ठीक है, पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करती है। पेल्विक मसल प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करती है जिससे बच्चे की डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन, ठीक है। तो एचसीजी जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, जो लेयर आपकी प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होती है वही लेयर जो होती है एचसीजी निकालती है। पर कब तक निकालेगी बेटा, जब तक आपका कार्पस, जब तक हमारा प्लेसेंटा फुल्ली नहीं फॉर्म हो जाता। जो आउटर लेयर होती है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, ये प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होती है और यही लेयर जो होती है बेसिकली यही एचसीजी, वैसे जो आउटर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक झिल्ली के अंदर होता है, तो जो आउटर लेयर होती है वही एचसीजी निकालती है। अब जब तक एचसीजी निकलता रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता रहेगा। तो अगर मान लो किसी वुमेन में एचसीजी अच्छे से नहीं निकलता तो उसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि एचसीजी रिलीज बाय द प्लेसेंटा, पर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाउ इज द oogenesis मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, oogenesis भी आनी चाहिए और स्पर्मेटोजेनेसिस भी आनी चाहिए। कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Draw a sectional view of the human ovary showing the different stages of developing follicle। चलिए देखते हैं, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है क्योंकि oogenesis फीमेल्स बहुत स्मार्ट होती हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अपनी कहानी करना शुरू कर देती है, मतलब अपने ओवा को डेवलप करना शुरू कर देती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल जो होते हैं या oogonia जिन्हें हम कहते हैं, वो फीटल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूसली इनकी डेथ चालू रहती है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि कोई भी ह्यूमन फीमेल फीटस में कोई भी अगर एक बार जन्म हो गया है बच्ची का, लड़की का, तो नया ओवा आप ऐड नहीं कर सकते। वेयर इज इन फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के बाद। हमारे में प्यूबर्टी के बाद जो है ये जो बचे हुए हैं इनका मैचुरेशन शुरू होता है, इनके में बनना शुरू होता है और इवन 70 to 80 साल तक बन सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी ओवरी जिसमें सारे डिफरेंट फॉलिकुलर फेजेस होते हैं। जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर इसके बाद ये होता है सेकेंडरी फॉलिकल, ये होता है टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और बड़ा हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ओवम जो है बाहर आ गया। अब ये जो चीज़ आपकी बची हुई है बच्चों, इसी को अब कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये जो चीज़ बची हुई है ना, इसी को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या निकालती है ये, दिस कार्पस ल्यूटियम रिलीजेस द प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या निकालती है बेटा, ये निकालती है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये इसको कौन मेंटेन करता है, एचसीजी, ठीक है। किसको कौन मेंटेन करता है बेटा जी, एचसीजी मेंटेन करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर टू यू। अच्छा देखो एचसीजी मेंटेन करता है, अगर इसका मतलब ये है कि जब प्रेगनेंसी होगी तभी एचसीजी निकलेगा, वो जो लेयर प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व है वही एचसीजी निकालेगी। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं, तो ये कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ये क्या है बेटा, दिस इज द कार्पस एल्बिकेंस। ये क्या है, कार्पस एल्बिकेंस। ये वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर है और ये कार्पस एल्बिकेंस जो है ये बता रहा है कि भैया अब खत्म हो गया, मतलब कार्पस एल्बिकेंस बनना, मतलब अब कार्पस ल्यूटियम नहीं बचा, प्रोजेस्टेरॉन। अगर कार्पस एल्बिकेंस बन गया तो या तो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन है या तो नहीं है। अगर है तो कौन निकाल रहा है, प्लेसेंटा निकाल रहा है, और अगर नहीं है मतलब प्रेगनेंसी हुई नहीं है। चलो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है सिस्टमैटिक, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा oogenesis भी अच्छे से आना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आना चाहिए आप लोगों को। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बेसिकली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिनके पास 2n जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। भगवान ने मियोसिस बनाया है इसलिए है कि स्पर्म एंड ओवा को हम 23 क्रोमोजोम वाला बना सके। अगर दोनों को 23 बना दोगे, 23 फ्यूज होंगे तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम वाली सेल बन जाएगी। जाइगोट आपका 46 हो जाएगा। अब जाइगोट पे अब माइटोसिस करोगे, माइटोसिस से एक बराबर वाला डिवीजन होता है, तो बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम वाली सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या बनाया, सबसे पहले आपने क्या किया, बहुत सारे क्या बनाए हैं, बहुत सारे
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, माइटोसिस, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है बेटा, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस से आपने बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, ये 2n होता है, इसमें से एक को हमने चुना कि चल बेटा तू बनाएगा क्या, हमारा स्पर्म बनाएगा। इसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करिए। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से 1 से 2 सेल बनती हैं और दोनों सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। उसमें से हम एक को डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एक से अब हमने इसमें क्या लगाया, ध्यान से सुनना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मेयोटिक डिवीजन 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ तो स्पर्म्स बने। ये आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्लियर है ये प्रोसेस, ठीक है। डन डन डन, ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओह, मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे कहाँ से आ गया, ओह यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या अच्छे से आना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसमें से एक और जो क्वेश्चन आपका आता है वो है भैया LH, और आपका ये पूछा जाता है कि लेडिक सेल जो है, तो LH नहीं, ठीक है। जो लेडिक सेल होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, मतलब लेडिक सेल, इसका फंक्शन और ये क्या हार्मोन निकालती है, ठीक है। पोजीशन भी पूछा जाता है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होती है। फिर दूसरा है सर्टोली सेल्स, क्या करती हैं, इनका रोल क्या है। और तीसरा जो पूछा जाएगा वो है स्पर्मिएशन क्या है। मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्पर्मेशन क्या है, स्पर्मिएशन, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो 4 चीज़ है ये भी आपको इसमें एडिशनल याद करनी है, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में एक वो भी दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वो आ सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है इनको आप एडिशनली याद करके ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन लिखिए। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये पूरा लिखा हुआ आप पढ़िएगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इतना समझाऊँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये डेफिनेशन होती है, ये आपको पढ़ना है। इट इज़ अ साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस पर मंथ, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होती है, द यूट्राइन वॉल गेट शेड आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीड, ठीक है। ये कब शुरू होती है, ये शुरू होती है आफ्टर द प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी जिस समय से शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना ही ये बताता है कि जो लड़की है वो प्यूबर्टल एज में आ चुकी है। 28 से 30 डेज का ये साइकिल होता है। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें क्या होती है 1 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती रहती है, विच इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। कंटिन्यूसली इसमें शेडिंग होती रहेगी और ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहता है, पर साथ ही साथ पिट्यूटरी FSH निकालता रहता है। पिट्यूटरी FSH निकाल कर कहाँ भेजता है, ओवरी में। ओवरी अपना फॉलिकल डेवलप करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफिन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये पूरी जो प्रोसेस है ये पहले से 14 दिन तक चलती है, ठीक है। कहाँ कितने दिन तक चलती है, 14 दिन तक चलती है। फॉलिकल डेवलप होता है। इस फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल के अंदर होता है आपका ओवा, ठीक है। फॉलिकल की चारों तरफ जो ग्रेन्युलोसा सेल होती हैं, दीज आर द हेल्पिंग सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स विद अंदर का ओवा, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज में 14वें दिन ये फेज होता है। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आपका ग्राफिन फॉलिकल फटा और आपका ओवा फेलोपियन ट्यूब में आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज, अब ये होता है फर्टिलाइजेशन पीरियड 13 से 17 दिन तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूटेल फेज, अब देखो ल्यूटेल फेज क्या होता है। अब आपको मैंने अभी कार्पस ल्यूटेम बताया था कि जब ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है और ओवा फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कार्पस ल्यूटेम कहते हैं। यही ल्यूटियल फेज है और ये क्या निकालता रहता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है। पर इसमें सबसे बड़ा ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ने में और ओवा को फेलोपियन ट्यूब में लाने में सबसे बड़ा रोल पता है किसका होता है, LH हार्मोन का होता है, ठीक है। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल होते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये एस्ट्रोजन बहुत जोर से निकालना शुरू कर देते हैं। देखो जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता जाएगा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा और FSH का लेवल कम होता जाएगा। पर अचानक से मिड ऑफ द साइकिल मतलब 14th डे में ईस्ट्रोजन जो होता है, देखो ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, FSH और LH कम होते जाएंगे, ठीक है। मिड ऑफ द साइकिल में जो ईस्ट्रोजन होता है वो अचानक से फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो है दे देता है। पॉजिटिव फीडबैक इसको दे देता है ओवरी को, जिससे LH और FSH अचानक से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है और आपका ओवा जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, डन। तो दीज आर द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको पूरे आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से लास्ट में क्या हुआ। अब देखो
अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है क्या निकालने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया अचानक से, पहले पूरा कम था, कोई निकाल ही नहीं रहता, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा। पर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और ये देखो यूट्रस भी मोटी हो गई, बढ़िया स्पॉन्जी हो गई, रिसीव करने के लिए रेडी हो गई, ठीक है, बहुत रिसेप्टिव हो गई, ये देखो, ठीक है। पर अगर मान लो अब ओवरी को, अब यूट्रस को ये पता चला कि भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा और ये मेंटेन ही रहेगा और फिर से शेड आउट होकर बाहर आ जाएगा। तो मेरी बात, तो पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, सेम ही चीज़ है। देखो फॉलिकुलर फेज हम फॉलिकल के लिए यूज़ करते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज हम लोग टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, यूट्रस के लिए। फिर नेक्स्ट होता है ल्यूटियल फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज, ठीक। तो ये फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये आपको याद करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बनाने के लिए आ सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये इनका एक्रोसोमल हेड। ये गोल्गी बॉडी, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है, इसमें कुछ नहीं होता बेटा, एंजाइम्स होते हैं, हाइयालुरोनिक एसिड, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एक्रोसोमल एंजाइम, जिसकी वजह से ओवा की जो कोरोना रेडिएटा है और जोना पेलिसिडा है उनको छेदा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, इसका डिटेल ये आपको याद होना है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, Why is the breastfeeding recommended during the initial phase of infant growth? ठीक है, give the reason। और मदर मिल्क क्यों अच्छा होता है ये बताओ। और एक और क्वेश्चन जो है वो है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कैसे बनता है, हाउ द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन और उसके फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन ना आए। ब्रेस्ट फीड जो पहले कुछ दिनों में निकला जाता है आफ्टर द डिलीवरी, इट इज़ अ ब्रेस्ट मिल्क, इसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। इसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और ये क्या होता है, शुगर लो होती है इसमें, ठीक है, शुगर लो होती है, फैट कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है और अच्छे अच्छे प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये मिल्क जो है ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। So these are the some of the question of the how do organism reproduce बोल रही हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आसपास और कौन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं बच्चों। प्लीज़ भगवान के लिए डायग्राम ज़रूर बना के आना, जो जो डायग्राम बोले हैं उनको रट्टा मार लो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 6 क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपको अपने एग्जाम के लिए रट के जाने हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।